हेलो एवरीवन, यूनिट 4 वर्क एनर्जी पावर के एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। पहले क्या क्या किया हुआ है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। और इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। चलिए, क्या पता होना चाहिए पहले से। तो सबसे पहली बात, वर्क क्या होता है। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, potential energy is the energy stored in a body due to its position in a field of force or by its configuration. So, examples of potential energy due to the position, हम कह सकते हैं body lying on the top of a building, तो वो position के कारण उसमें potential energy है, या water stored in a dam. And potential energy due to configuration के example, a stretched bow, compressed spring in a loaded gun. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम यहाँ से दूसरी पोजीशन पे लेके गए हाइट h कवर की। तो हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी जिसका मास m लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, इसे रेज किया हमने हाइट h के ऊपर, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन रेजिंग द बॉडी, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एम जी एच कॉस जीरो, क्योंकि एफ की जगह एम जी आ गया, डिस्टेंस की जगह एच आ गया, और थीटा जीरो है और कॉस जीरो 1 होता है। तो हमारा वर्क डन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो यहां देखो ये एक स्प्रिंग है, इसमें देखो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया कि एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसका नेग्लिजिबल मास है, जिसका एक एंड एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो एक ब्लॉक ऑफ मास m से कनेक्टेड है, जो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर सकता है। पोजीशन x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है या कंप्रेस किया जा रहा है, तो दोनों सिनेरियो में एक रीस्टोरिंग फोर्स एफएस सेटअप हो जाती है स्प्रिंग में, जो इसे वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहती है, ठीक है। ये हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0। अब ये इक्विलिब्रियम पे है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। लेकिन जब मैंने इसे, आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, देखो इक्विलिब्रियम से इसे हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, तो ये x पॉजिटिव, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट सिनेरियो में मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो x नेगेटिव और रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक। Fs इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, वेयर k इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि Fs और x जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो दोनों सिनेरियो में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स को ओवरकम कर रही है, लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होता है। आगे कंटिन्यू से वही डायग्राम है, ठीक है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, यानी कि थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस ये हुई, तो dw इज इक्वल्स टू एफ एस dx, ठीक है, या माइनस ऑफ के एक्स dx, ठीक है। टोटल वर्क डन निकालना है जब हमने स्प्रिंग को x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एक्स एम, यानी कि मैक्सिमम पोजीशन, वो इधर भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है, दोनों में ही पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करें,
इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। लिमिट्स 0 से एक्सएम में, माइनस बाहर आ गया, के कांस्टेंट था बाहर आ गया, ठीक है। और x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर हमने x की वैल्यू रख दी, एक बार आएगा एक्सएम स्क्वायर माइनस आएगा 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर हटा के तो ये मेरे पास आया था माइनस ऑफ 1/2 के एक्सएम स्क्वायर, ठीक है। In general, work done by spring force in moving the object from initial position xi to final position xf is, तो यहाँ लिमिट चेंज कर दी, ठीक है। xi से xf किया, x dx का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर हमने लिमिट्स रखी, ठीक। तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। अब डिस्कशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन एक्सटेंशन, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम और ये हो गया एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के सिनेरियो में फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल तो एक्स इक्वल टू 0, फाइनल यहाँ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आया माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब कंप्रेशन का केस लेते हैं। कंप्रेशन के केस में क्या होगा, आपका x नेगेटिव होगा xm वाला, ठीक है। फिर ये आएगा हाफ के, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो 0 है, माइनस ऑफ हाफ के। अब ये माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर तो निकलेगा तो प्लस में ही, इसीलिए माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज सेम इन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है कि जब आप वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, क्लियर, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, वो एक कंजर्वेटिव होती है, ठीक। अच्छा, फोर्स पोजीशन ग्राफ फॉर इलोंगेशन, तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, ये इलोंगेशन के लिए बन रहा है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए प्रोवाइड्स द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि आपका एफ एक्स और एक्स जो है ऑपोजिट साइन में, ये देखो एफ एक्स यहाँ नेगेटिव में है और एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए आपका क्या है नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। चलिए डिस्कशन फर्दर करते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, एनर्जी पोजीशन ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के लिए। यही स्प्रिंग है हमारी जिस पे सारा डिस्कशन चल रहा है, तो एनर्जी पोजीशन ग्राफ बनाना है। हम अलग अलग पोजीशंस लेंगे, उस पर काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो पहला एक्सट्रीम पोजीशंस, x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एक्स एम, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स एम हो जाएगा, प्लस हो या माइनस स्क्वायर में तो एक ही आना है, तो टोटल एनर्जी कितनी निकलती है, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। रेड डॉट्स मिनिमम वैल्यू दिखा रहे हैं, ब्लू डॉट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल रिप्रेजेंट हो रहा है। इंटरमीडिएट पोजीशन, x जो है वो 0 से xm में कहीं भी लाई करे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, उसकी जगह लिखा हाफ के एक्सएम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से आया, वेट करो अभी बताते हैं। पोटेंशियल तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, क्या था, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दैट इज हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कॉमन, तो एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई ये वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर ही आएगा। चलिए, फिर आता है मीन पोजीशन, x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब वी स्क्वायर के यानी कि उसकी जगह हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स मीन पोजीशन पे x 0 हो गया तो कितना आ गया, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, और टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ में, तो देखो आपको काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी आ गई। अब यहाँ इस एनिमेशन को देखो,
अभी जब आ रहा है स्प्रिंग, ये देखो काइनेटिक मैक्सिमम, भी काइनेटिक 0 हो गई, पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर काइनेटिक। चलिए एग्जाम्पल, टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स ऑटो मैन्युफैक्चरर स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार्स विद माउंटेड स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power of 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? तो क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, उसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और के बी गिवन है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार हाफ एम वी स्क्वायर, वैल्यूज रखी सारी, कितना निकला 12,500 जूल्स. ठीक है. मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग कार, यानी कि V इक्वल टू के. ठीक है. V की जगह क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12500. ठीक. सॉल्व किया तो एक्स एम निकलता है 2 मीटर. Question number 2, a person trying to lose weight, that is a dieter, lifts a 10 kg mass 1000 times to a height of 0.5 meter each time. Assume that the potential energy lost each time she lowers the mass is dissipated. Calculate work done by her against the gravitational force. Fat supplies 3.8 into 10 to the power of 7 joules of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? काफी चीजें पूछी है. तो mass given है 10, number of times is 1000, height is 0.5, work done is n times of mgh. सारी वैल्यू रखी तो वर्क डन कितना निकला 49,000 जूल्स, यानी कि 49,000 जूल्स. बी पार्ट पे आ जाते हैं. एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ फैट is 20% of the efficiency part, that is 20 upon 100 into 3.8 into 10 to the power of 7, जिससे हमें मिलता है 760000 joules. ठीक है. now fat consumed for this much amount joule of energy is 1 kg. 1 जूल के लिए निकालोगे तो 1 डिवाइडेड बाय दिस 7612345 zeros. ठीक है. और 49,000 जूल्स के लिए निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6.45 इंटू 10 to the power of -3 kg. Question number 3, springs A and B are identical except A is stiffer than B, that is spring constant of A is more than B. In which spring is more work done if they are stretched through the same distance? Second, they are stretched through the same force. Okay. चलिए हमें क्या पता है, वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. ए ने कितना वर्क डन किया इज हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर. दूसरे के लिए डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर. ठीक है. पहले सिनेरियो में आपका क्या डिस्टेंस सेम, यानी कि एक्स ए इक्वल टू एक्स बी. डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू बी निकालना है तो इसमें क्या होगा, के ए अपॉन के बी रह जाएगा. ठीक है. अब के इज ग्रेटर देन के बी तो इसका मतलब क्या निकला, that work done by A is more than the work done by B. दूसरा फोर्स इक्वल है. ठीक है. नाउ डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर. ठीक है. हाफ हाफ कैंसिल तो के एक्स स्क्वायर अपॉन के बी एक्स बी स्क्वायर. ठीक. अच्छा, अब यहाँ पे के को लिखा, एक्स ए को चेंज किया. अब एक्स ए को लिखा क्योंकि होता है एफ इक्वल टू के एक्स, तो एक्स कितना निकलेगा एफ अपॉन के. तो एक्स ए की जगह एफ ए स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर और एक्स बी की जगह एफ बी स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर. सॉल्व किया तो वर्क डन ए ऑफ ए अपॉन वर्क डन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी अपॉन के ए. के ए इज ग्रेटर देन के बी, दैट मीन्स द वर्क डन of A is less than work done of B in the second case. चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, a 1 kg block situated on a rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in the figure. The block is released from rest with the spring in the unstretched position.
The block moves 10 centimeter down the inclined plane before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that the spring has a negligible mass and the pulley is frictionless. Okay, चलिए मास गिवन है, k गिवन है और x गिवन है. वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg, ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ रिपोज से 37, सो ऑब्वियसली ये वाला होगा mg cos 37, ये होगा mg sin 37, और ये हो गई रिएक्शन. ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है. ठीक, तो R इज इक्वल टू एम जी कॉस 37, वेरी क्लियर क्योंकि इक्विलिब्रियम में है. वैल्यूज रखी तो R निकलता है 7.83 न्यूटन्स. ठीक है, अब ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ. अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब द फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो नीचे जा रहा है. ठीक, तो हमने क्या किया, F की जगह पे म्यू आर रखा. ठीक, हमने वैल्यूज रखी m की, g की, साइन 37 की, म्यू पता ही नहीं है, और r की भी वैल्यू रखी. ठीक, वर्क डन बाय ब्लॉक अगर देखूं तो वर्क डन होता है F इंटू एक्स. उसमें हमने F की जगह पे क्या वैल्यू रखी, F की जगह पे हमने रखा 5.89 माइनस 7.83, यानी कि ये हो गई F की वैल्यू, और x की जगह पे 0.1, और वर्क डन जूल में होता है इसलिए J लिखा हुआ है. ठीक, तो ये आपको सॉल्व करके आया W इज इक्वल टू 0.589 माइनस 0.783 म्यू. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है. हमने हाफ को 0.5 लिखा, k की वैल्यू रखी, x की वैल्यू रखी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग I 0.5 जूल्स. ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. दोनों को इक्वेट किया तो इससे म्यू की वैल्यू निकलती है 0.115. चलिए टाइम टू रिकैप. क्या क्या पढ़ा है अब तक. पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन V इक्वल टू एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर उसका एक ग्राफ. चलिए टाइम फॉर द असाइनमेंट. ज़्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन है. ट्राई करो इनको अपने आप, वीडियो को पॉज करके और उसके बाद अगेन प्ले करो, और फिर देखो कि तुम्हारे आंसर मेरे आंसर से मैच करते हैं या नहीं. चलिए पहला क्वेश्चन, अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड. It hits the floor of the elevator, length of the elevator is given and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Would your answer be different if the elevator was stationary? Okay, mass given है, velocity given है, height given है. अच्छा, जो relative velocity है बोल्ट की with respect to lift is 0 at the time of impact. So potential energy किस में convert हो जाएगी, heat energy में, impact के time पे, क्योंकि potential से थी उसके अंदर, वो नीचे आया, impact हुआ तो heat में convert हो गई. ठीक है, so heat produced is equal to loss of potential energy, यानी कि mgh. m और g और h तीनों की वैल्यूज रखी तो heat produced निकलती है 8.82 joules. This heat produced will remain the same even if the lift is stationary. ठीक है, because relative velocity of the bolt with respect to lift will remain 0. Question number 2. A light spring is held vertically with its lower end fixed to a horizontal rigid support. A massless pan is attached to its upper end. When a body of mass 0.1 kg is dropped on the pan from a height of 0.3 meter, the spring compresses by 0.01 meter. Find the height from which the body may be dropped so as to compress the spring by 0.024 meters. ठीक है जी, मास गिवन है, हाइट गिवन, और x1 और x2 गिवन है. पहला केस देखते हैं. पहले केस में आपका हुआ क्या कि ये था, स्प्रिंग थी, इसे हमने लिया तो ये 0.01 नीचे कंप्रेस हो गया. ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, इसने कि mg h1 इज इक्वल टू हाफ
kx², क्योंकि ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ये हाइट की पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, हमने mg रखा, h की जगह पे कितना आ गया 0.3 प्लस 0.01 इक्वल टू हाफ के, और x कितना है 0.01 इसको लिख दिया, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में हाइट तो मुझे निकालनी है, लेकिन x है 0.024। ठीक है, ये 0 होगा, मिसिंग है। चलिए, तो इस सिनेरियो में आपका MgH2 यानी कि ये वाला इज इक्वल्स टू हाफ के x2²। ठीक, तो MgH डैश प्लस 0.024 इज इक्वल टू हाफ के इन ब्रैकेट 0.024 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 एंड 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो H डैश की वैल्यू निकलती है 1.761 मीटर। Question number 3. Two blocks A and B are connected to each other as shown in the figure. The pulley is frictionless and the spring and string, okay, the spring and the string are massless. Block B slides over the horizontal top surface of stationary block C, and block A slides along vertical side of C, both with same uniform speed. Spring constant of the spring is 960 Newton per meter, and the coefficient of friction between the blocks B and C is 0.2. If mass of block A is 2 kg, calculate the energy stored in the spring and mass of block B. चलिए, mass of A is given, K is given and mu is given. ठीक है, तो ये हो गया M1 जी नीचे की तरफ, टेंशन हो गई ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक के लिए MBG नीचे की तरफ, रिएक्शन हो गई ऊपर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगी क्योंकि इस साइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें टेंशन हो जाएगी इस तरफ। अच्छा, अब नो फोर्स ऑन A एंड B एज दे आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 यानी कि फोर्स 0। लेट X बी द एक्सटेंशन इन द लोडेड स्प्रिंग and let T be the force acting on the spring which sets up tension T in string. ठीक है, तो स्प्रिंग पे जब T की फोर्स लग रही है तो उससे T की टेंशन इस स्ट्रिंग में सेटअप होती है। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम होना है स्प्रिंग और स्ट्रिंग का यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब ये और ये इक्वल होंगे, यानी कि T इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, क्योंकि T टेंशन और यहाँ F इक्वल टू आपका क्या होता है के एक्स ही होगा ना, तो ये उसी से याद करो, हमने स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स कहा था F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, सो द टेंशन शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि जो ये T की फोर्स है स्प्रिंग के अंदर वही तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर इक्वेट कर रही थी, तो T इक्वल टू के एक्स आ गया। अगर A का इक्विलिब्रियम करना है तो उसके लिए T इज इक्वल टू MAG। ठीक है, T की जगह KX रखा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा K की वैल्यू रखी, MA की वैल्यू रखी, G की, तो इससे मुझे X निकल लिया 0.01 मीटर। कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को, तो इक्विलिब्रियम ऑफ A में हमने X निकाल लिया। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग V इक्वल टू हाफ KX², हमने सारी वैल्यूज रखी तो V निकलता है 0.098 जूल्स। B के इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या कह सकते हैं, T इज इक्वल्स टू F। ठीक है, T की जगह KX आ गया और F इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, अच्छा KX इज इक्वल्स टू MAG, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से, म्यू म्यू ही रहा और R की जगह MBG, ये भी पहले निकाला था वहां से। वैल्यूज M A इज इक्वल्स टू हो गया म्यू MB, क्योंकि G से G कैंसिल, MA की वैल्यू रखी, म्यू की रखी, तो MB निकल जाता है 10 kg। चलिए बोनस क्वेश्चन करते हैं। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour
on a road having a coefficient of friction mu equal to 0.5 colliding with a horizontally mounted spring of spring constant this one, what is the maximum compression of the spring। ठीक है जी, तो ये हमारी कार है, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमने यहाँ बना रखा है। ठीक है जी, चलिए ये इस पे रिएक्शन हो गया ऊपर की तरफ, इसका वेट नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है, मास इज गिवन, v इज गिवन और k इज गिवन। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², वैल्यूज रखी तो k निकलता है 12,500 जूल्स। ठीक है, अच्छा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, टोटल एनर्जी सेम। ठीक है, तो हाफ k xm² प्लस म्यू r xm इक्वल टू k, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एफ की जगह म्यू आर और एक्स की जगह xm कर दिया, सारी वैल्यूज रखी। ठीक है, v इक्वल टू हाफ kx² और r इक्वल टू mg लेके, ठीक है, सॉल्व किया तो xm निकलता है 1.35 मीटर। चलिए एक्नॉलेजमेंट की बारी आ गई। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी जहां से जो चीजें ली उनका कोटि कोटि धन्यवाद। डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू सो मच।